this is Farhat Hassan and welcome to my channel Educating Dreamer with another video. So ये पार्ट 2 कोल्ड वॉर का है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कोल्ड वॉर किस तरह से शुरू हुआ था, कोल्ड वॉर होने से पहले हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ एंड देन एक्सिस पावर अलाइड फोर्सेस के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद एक्सिस पावर हार गया था। डोमिनेटिंग कंट्री यूएसए और यूएसएसआर रूल कर रही थी पूरे वर्ल्ड में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द इमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स। सी कोल्ड वॉर होने का बहुत सारा रिजल्ट आया था, जिसमें से एक रिजल्ट था टू ब्लॉक्स। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स और यू कैन से टू गैंग्स। वो दो गैंग्स ये दो ब्लॉक्स कौन थे? दैट वाज यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए के साथ जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, याद रखिएगा जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट मींस पश्चिमी देश जितने सारे थे वो अमेरिका के साइड में चले गए थे और सोवियत यूनियन की साइड में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट मींस पूर्वी देश जितने सारे पूर्वी देश थे वो यूएसएसआर दैट मींस सोवियत यूनियन के गैंग में आ चुके थे। गैंग बनाने की इनको क्या जरूरत थी? इन्हें छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज को अपना अलाय बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों बना रहे थे? सबसे पहले तो फॉर पावर डोमिनेंस, राइट? अपना पावर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी शक्ति अपना सत्ता अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने गैंग्स बनाना शुरू कर दिया था, अलाय बनाना शुरू कर दिया था। अलाय का मतलब होता है पार्टनर। तो छोटे छोटे देशों के साथ इनका पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया था, जिससे उनको प्रॉफिट भी था। पहले हम ये जानेंगे कि इन छोटे कंट्रीज को क्या प्रॉफिट हो रहा था इनके साथ अलाय बनाने का। सबसे पहला इकोनॉमिकली इन्हें प्रॉफिट हो रहा था, व्हिच मींस कि जब कभी भी इन छोटे छोटे कंट्रीज इन स्मॉल कंट्रीज देशों के पास इकोनॉमिक क्राइसिस आती थी, अर्थव्यवस्था की खराब होती थी, तो ये यूएसए या फिर यूएसएसआर से इकोनॉमिक एड मांगते थे। एड का मतलब होता है हेल्प मांगना। तो ये यूएसए और यूएसएसआर से इकोनॉमिक एड लेते थे, यानी आर्थिक सहायता लेते थे। ये सुपर पावर कंट्री इन छोटे छोटे देशों को, इन स्मॉल कंट्रीज को वेपन प्रोवाइड करती थी और साथ ही साथ इन्हें प्रोटेक्शन भी देती थी। अगर इनका लोकल राइवलरी चल रहा होता था तो ये सुपर पावर कंट्री दैट मींस अमेरिका एंड सोवियत यूनियन उन्हें इकोनॉमिकली हेल्प करती थी, एड देती थी, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करती थी, हथियार प्रदान करती थी और उनके लोकल राइवलरी में उन्हें प्रोटेक्शन भी देती थी। तो ये सारे प्रॉफिट्स इन छोटे छोटे गैंग्स, इन छोटे छोटे कंट्रीज को सुपर पावर कंट्रीज से मिल रही थी। And this entire gang situation gave threat to the world. क्या guys? ये गैंग वाली जो सिचुएशन शुरू हुई थी ये वर्ल्ड को एक तरह से थ्रेट दे रही थी। That was world became bipolar. वर्ल्ड जो था दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। ओके गाइस, तो हम दो ब्लॉक्स दो गैंग के बारे में पढ़ रहे थे, दैट वाज अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। नाउ धीरे धीरे इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया था, दैट वाज अमेरिका का नाटो था और यूएसएसआर का वार्सो पैक्ट था। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखा है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वेस्ट यूरोप दैट मींस अमेरिका साइन ट्रीटी विद 12 स्टेट्स नाटो इन अप्रैल 1949। तो अमेरिका ने 1949 में एक ट्रीटी साइन किया था, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली ईस्ट यूरोप दैट मींस यूएसएसआर सोवियत यूनियन इसने ट्रीटी साइन किया था नोन एज वार्सो पैक्ट, जो कि साइन हुआ था 1955 में। बिलीव इन कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी वाइस वर्सा, दैट मींस ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन सेम पॉलिसी में बिलीव करते थे। कलेक्टिव डिफेंस पॉलिसी, कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है सामूहिक रक्षा। दैट मींस अगर नाटो के 12 स्टेट है, इन 12 स्टेट में अगर किसी एक मेंबर स्टेट के ऊपर, किसी एक सदस्य राज्य के ऊपर कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरा देश अटैक करता है, हमला करता है, तो ये सारे के सारे देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा और फिर ये सामूहिक रक्षा का काम करेंगे, कलेक्टिव डिफेंस का काम करेंगे, यानी ये एक दूसरे को मिलकर प्रोटेक्शन देंगे, बचाएंगे। सो वार्सो पैक्ट भी इसी पॉलिसी पे बिलीव करता था, इसी पॉलिसी को लेकर चलता था। नेक्स्ट, अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए, गैंग को बढ़ाने के लिए नाटो सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रहा
इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने जब बनाया तो इसके ही जवाब में वार्सो पैक्ट भी बना। अब अमेरिका कुछ कर रहा है तो उसको टक्कर देने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए सोवियत यूनियन क्यों चुप बैठेगा। लेकिन आगे चल के जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वार्सो पैक्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द टू कैंप्स, टू ब्लॉक्स व्हिच वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। उससे पहले हमने ये जाना था कि इन छोटे-छोटे कंट्रीज को दो सुपर पावर कंट्रीज से क्या प्रॉफिट मिल रहा था जो ये इसके अलाई बन चुके थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सी यूएसए और यूएसएसआर इटसेल्फ बहुत बड़ा कंट्री है, राइट, सुपर पावर जिसे हम बोलते हैं। वर्ल्ड जो था इन्हीं दो कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो था वो पूरी तरीके से अमेरिका और सोवियत यूनियन के हिसाब से चल रहा था। तो जब ये खुद ही सुपर पावर कंट्री है तो फिर इन्हें छोटे-छोटे कंट्रीज के साथ, छोटे-छोटे देशों के साथ पार्टनरशिप करने का, एक गैंग बनाने का जरूरत क्या पड़ा। तो पहला पॉइंट है लोकेशन टू स्पाई। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं जासूसी करने की जगह या जासूसी का अड्डा। देखिए छोटे-छोटे कंट्रीज को इन दोनों सुपर पावर कंट्री अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपना एक स्पाई कंट्री बना लिया था, आप बोल सकते हो एक तरह से। जासूसी करते थे कि दूसरी कंट्री क्या कर रही है, क्या वो हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, हमला करने वाली है या क्या और स्टेप्स लेने वाली है। तो इस हिसाब से हम भी रेडी रहेंगे। अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेगी तो हम भी अपने वेपन्स, अपने हथियार के साथ रेडी करेंगे उसको रिटेलिएट करने के लिए, यानी उसको जवाब देने के लिए। नंबर 2 रिसोर्सेस एंड ऑयल, क्योंकि छोटे-छोटे देशों के पास बहुत सारे साधन, बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक ऑयल्स होता था, मिनरल्स होते थे, तो उससे सुपर पावर कंट्रीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। तो ये भी एक वजह थी। नंबर 3 इज टेरिटरी फॉर वेपन एंड ट्रूप्स, सैनिकों और हथियार के लिए क्षेत्र। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक और वेपन्स हथियार। सो अमेरिका और सोवियत यूनियन इन क्षेत्रों को, इन टेरिटरीज को मिलिट्री बेस में भी कन्वर्ट कर देते थे। तीसरा फायदा, तीसरा प्रॉफिट अमेरिका और सोवियत यूनियन को ये था। नंबर 4 इज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट, सेना और आर्थिक सहायता। इन्हें भी छोटे देशों से मिलिट्री और इकोनॉमिकली बहुत सारे एड हेल्प मिलते थे। नंबर 4 इज आइडियोलॉजिकल रीजन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस वजह से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। आइडियोलॉजीज वर कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो छोटे-छोटे देशों के साथ अलाई गैंग पार्टनरशिप बनाने का जो रीजन था, जो प्रॉफिट था, वो यही था यूएसए और यूएसएसआर का। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। अरेनास मतलब एरिया। इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि जो कोल्ड वॉर हुआ था वो कौन-कौन सी एरियाज में, किन-किन जगहों पर हुआ था। What was happening at that time? जो यूएसए और यूएसएसआर थी इनके बीच में स्ट्रॉन्ग राइवलरी चल रही थी, राइट। बट इनका जो वॉर था वो आमने सामने डायरेक्टली, मतलब सिंपल वे में आप बोल दो तो डायरेक्टली ये आपस में नहीं लड़ रहे थे। इन्होंने कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध अपनी जमीन पे, अपने एरिया पे नहीं की थी। जो भी वॉर्स हो रहे थे इनके अलाइड मेंबर के बीच में हो रहे थे। इनका जो गठबंधन, इन्होंने जितने भी छोटे-छोटे देशों के साथ अपना गठबंधन किया था, अपना पार्टनरशिप किया था, वो युद्ध, वो वार उनके बीच में हो रहा था। अरेनास का मतलब हो गया ऐसा एरिया जहाँ पे वॉर तो हो रहा था पर इतना हाई लेवल का वॉर नहीं हो रहा था जिससे कि हमें लगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तब होता जब अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में सामने से एक दूसरे से लड़ाई करते, बट ऐसा हुआ नहीं। छोटे-छोटे देशों का वॉर जो है इतना हाई लेवल का वॉर होता नहीं है, आपस में लड़ते भिड़ते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन और एड जो था वो इन सुपर पावर कंट्रीज से मिल ही रहा था। सो ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। और साथ ही साथ इन्होंने डेटरेंस रिलेशनशिप भी कायम करके रखा था, जिस वजह से भी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा था। आपके बुक में है शूटिंग वॉर, अबाउट शूटिंग वॉर। शूटिंग वॉर का मतलब होता है व्हिच डिड नॉट लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर, इसकी वजह से कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। ये डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है वॉर, युद्ध। वो हुआ था कोरिया और बर्लिन में। कोरिया में हुआ था 1950 टू 53 तक में वॉर हुआ था और बर्लिन में हुआ था 1958 टू 62। सो आपके लिए बर्लिन वॉर जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फर्दर स्टडीज के लिए जब आप ग्रेजुएशन या फिर पीजी में जाओगे तो उसमें आप एक अलग से टॉपिक बर्लिन वॉर, बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ोगे। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लो ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बर्लिन वॉर क्या था, बर्लिन युद्ध क्या था, और जो कि
कि आपके बुक में भी दिया है थोड़ा बहुत इसके बारे में। और एक कॉन्गो वॉर होता है, तो 3 वॉर होता है जिसे हम शूटिंग वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बर्लिन वॉर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट जो थे स्टालिन, उन्होंने बर्लिन के बीच में दीवार खड़ा कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था। और वेस्ट बर्लिन में जो भी खाना, जो भी फूड पहुंचने की जगह थी, जो जहाँ पे भी फूड सप्लाई होता था, खाना भेजा जाता था, उन जगहों को लॉक कर दिया गया था। यानी कि अब ईस्ट से कोई भी खाना, कोई भी फूड सप्लाई नहीं होता था वेस्ट बर्लिन में, जब यहाँ पे दीवार खड़ी हुई थी। एंड ये बर्लिन वॉर हुआ था बिटवीन 1958 टू 1962। तो इस दौरान, इस टाइम पीरियड में ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन फूड सप्लाई होता था, उसे स्टालिन ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने लॉक कर दिया था। तो अब ऐसी सिचुएशन में वेस्ट बर्लिन को हेल्प किसने करा? अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ पे सारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, वो वेस्ट पार्ट में आ गया, तो अमेरिका ने वेस्ट बर्लिन को हेल्प करा। सो अमेरिका ने वेस्ट बर्लिन को एयरलिफ्ट बना दिया था। एयरलिफ्ट का मतलब हो गया कि एक घंटे के टाइम पीरियड में वेस्ट बर्लिन में जो है अमेरिका फूड सप्लाई करता था। दैट मीन्स हेलीकॉप्टर से वो फूड एंड वाटर, जितनी सारी चीजें भी होती थी खाने पीने की, उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, वो लाकर वहां से गिराते थे। हेलीकॉप्टर से वो वेस्ट बर्लिन में सारा फूड एंड वाटर सप्लाई करते थे उनके सर्वाइवल के लिए। सो एयरलिफ्ट का मतलब हो गया कि ड्यूरिंग क्राइसिस के टाइम में, आपातकाल के टाइम में, जहाँ पे आपकी कंट्री में फूड शॉर्टेज हो जाता है, खाने पीने की कमी हो जाती है, तो वो कंट्री को हेल्प मिलती है, एड मिलती है थ्रू हेलीकॉप्टर। और ये अमेरिका कर रहा था एक घंटे के दौरान में, वेस्ट बर्लिन को खाना और पीने की चीजें, सामान हेलीकॉप्टर से पहुंचा रहा था। आप देखे होंगे जब कभी भी हमारी कंट्री में या कहीं भी सुनामी वगैरह आता है, क्राइसिस आता है, तो आप देख सकते हो कि दूसरी कंट्री जो है हेलीकॉप्टर से बहुत सारी तरीकों से उन्हें खाने पीने की चीजें, फूड सप्लाई करती है, वाटर सप्लाई करती है, राइट, ताकि वो आगे सर्वाइव कर पाए। तो वैसे ही अमेरिका ने वेस्ट बर्लिन को हेल्प करा था जब उनका पार्टीशन हो गया था, और जब ईस्ट बर्लिन ने वेस्ट बर्लिन में फूड सप्लाई बंद कर दिया था। जो बर्लिन था और बर्लिन वॉर जो हुआ था वो बेसिकली ईस्ट और वेस्ट जोन में हो गया था। स्टालिन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पार्टीशन कर दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी, और वेस्ट और ईस्ट में डिवीजन कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। एंड द थर्ड वॉर वाज कॉन्गो वॉर, जो कि 1960s में हुआ था। तो इन सारे वॉर से खतरा और भी बढ़ गया था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जब कभी भी वॉर होता है तो क्राइसिस होता है, स्पेशली इकोनॉमिकली हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस, बहुत ज़्यादा संकट झेलना पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी एंड लाइफ का भी लॉस होता है। तो अभी तक हमने 2 वर्ल्ड के बारे में जाना है, दैट इज नाटो यूएसए एंड सेकेंड इज वार्सो पैक्ट यूएसएसआर। अब हम थर्ड वर्ल्ड के बारे में भी जानेंगे, विच इज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, जो अभी अभी आज़ाद हुए, जिसे हम डीकोलोनाइज्ड कंट्री बोलते हैं, जो कॉलोनियल पीरियड से अभी अभी निकल कर आए हैं। तो वो इन अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलाइ मेंबर नहीं बनना चाहते थे, वो किसी और अलाइ में नहीं जुड़ना चाहते थे, वो अपना अलग ही ग्रुप बनाकर चलना चाहते थे, और उसका नाम दिया गया था नॉन अलाइनमेंट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये कंट्रीज जो थी ये नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज का काम करती थी बिटवीन दी सुपर पावर कंट्रीज। ये नहीं चाहती थी किसी भी तरह का न्यूक्लियर वॉर हो। जैसे कि कोरियन वॉर हुआ था तो वहां का सेटलमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने कराया था। देन कॉन्गो वॉर का सेटलमेंट यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने कराया था। तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स के साथ दे सकते हैं कि नैम जो है वो सुपर पावर कंट्री अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइजेशन का काम करती है, यानी कि किसी तरह का न्यूक्लियर वॉर ना हो, इस वजह से वो इन दोनों के बीच में समझौता का काम करती है। सो अभी तक हमें कोल्ड वॉर से क्या पता चला? कोल्ड वॉर से हमें ये पता चला कि कोल्ड वॉर डिड नॉट एंडेड द राइवलरी बिटवीन दीज कंट्रीज। कोल्ड वॉर सिर्फ वॉर होने से या बड़े बड़े वॉर या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से प्रिवेंट करा था, एंड दस इट वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर देम कि ये ह्यूज अमाउंट में अपने वेपन्स, अपनी मिलिट्री को रेडी रखें, क्योंकि ये राइवलरी तो खत्म कर नहीं रहा था, बस वॉर होने से प्रिवेंट कर रहा था। तो इसलिए हमेशा इनको तैयार रहना पड़ता था कि इन केस अगर किसी तरह का अटैक होता है, किसी तरह का वॉर होने का सिचुएशन होता है, तो हम रेडी रहे रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए। अभी तक हम देख रहे थे कि ये दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को इनका इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ दुश्मनी चल रहा था, बातचीत चल रही थी, किसी तरह का मैसेज भेजा जाता था तो वो इनडायरेक्टली वे में भेजा जाता था।
इन वर्ल्ड अफेयर, जब यूएसए और यूएसएसआर इकट्ठे आए, सामने एक दूसरे के साथ बैठकर बातें की, कॉन्वर्सेशन की, जिसमें इन्होंने अपने अपने वेपन्स, अपने अपने हथियार, अपने अपने बॉम्ब्स, अपनी अपनी मिलिट्री, हर चीज़ के बारे में एक दूसरे को शेयर किया कि हाँ मेरे पास इतनी मिलिट्री है, मेरे पास इतने वेपन्स हैं, मेरे पास इतने बॉम्ब्स हैं, इतने मिसाइल्स हैं, ताकि आगे चलकर किसी भी तरीके से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, सो दैट किसी भी तरह का कोई भी वॉर एक्सीडेंटली ना हो पाए। उसके बाद इनके कॉन्वर्सेशन के बाद 1960s में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने संधियां साइन की थी, ट्रीटी साइन किया था, जिसका नाम था आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे शस्त्र नियंत्रण। तो उसमें 3 ट्रीटीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए। ऐसे और बहुत सारे ट्रीटीज हैं आपके बुक में दिया गया है, बट 3 ट्रीटीज है जो इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आप जान लो। पहला ट्रीटी है एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। देखो न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उनका टेस्ट होता है, अंडर वाटर भी टेस्ट होता है उनका। तो ये एलटीबीटी ट्रीटी में, इस ट्रीटी में इस बात पर अग्रीमेंट किया गया कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट होता है उसे लिमिटेड कर दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए। उसके लिए लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी पे साइन किया गया। नेक्स्ट ट्रीटी जो थी वो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनएनपीटी। इस ट्रीटी में इस बात पर अग्रीमेंट किया गया, एक्चुअली ये होता क्या है पहले आप ये जान लो। एक टाइम पीरियड था जिसके पास ऑलरेडी वेपन्स हैं, वही वेपन्स, वही हथियार, वही सारी कंट्रीज, देश हथियार रख सकते हैं, बाकी दूसरी कंट्री नए नए हथियार नहीं बना सकती या नहीं रख सकती। तो एनएनपीटी में इस बात पर अग्रीमेंट हुआ कि जितनी कंट्री हैं, जितने सारे देश हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही हथियार हैं, वेपन्स हैं, वही सारी कंट्रीज वेपन्स, हथियार बनाएंगे या रखेंगे, बाकी दूसरी कंट्री नए नए वेपन्स ना बनाएंगे ना ही हथियार रखेंगे। थर्ड वन इज एबीएमटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सबसे पहले आप जानो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होते क्या हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में, मतलब इधर से आप मारो उधर से आप मारो, वो एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर में खत्म होंगे तो वो मिसाइल्स आपको जानते हो, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जापान में जब एटम बॉम्ब्स गिरे थे तो उससे आज भी, दिस इज नॉट 2022, आज भी वहाँ पे डिसेबल्ड लोग जो है जन्म लेते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में वो मिसाइल जाता है तो और कितनी जिंदगियां और कितनी कंट्रियां और कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए इन बातों पर भी ट्रीटी अग्रीमेंट किया गया, ट्रीटी साइन की गई कि वैसे मिसाइल्स हम नहीं बनाएंगे, वैसे मिसाइल्स को बनाना बंद कर दिया जाएगा जो कि एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे ट्रीटीज जो थे वो साइन हुए थे बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर